नमस्कार, सवाल इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सीधे हम लिए चल रहे हैं मुंबई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में वंदे भारत ट्रेन को अब से कुछ देर पहले हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने अभी हम सभी देख सकते हैं CSMT सोलापुर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई से। तो 2 वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री यहां पर हरी झंडी दिखा रहे हैं। आज शिरडी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। तो इसके साथ ही अब मुंबई से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 3 और देश में कुल वंदे भारत ट्रेनों की तादाद बढ़कर 10 हो जाएगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मुंबई से। विशेषता ये है कि घाट सेक्शन में इस गाड़ी को एक्स्ट्रा इंजन लगाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। प्रगति की जीवन रेखा, विरासत के साथ विकास, ये कहना निश्चित ही उचित होगा। देश की सबसे एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वंदे भारत गाड़ियों में इस्तेमाल की गई है। अत्यंत आरामदायी ऐसी ये यात्रा होगी, इसके बारे में पूर्ण रूप से हम आश्वासित हैं। और सबसे अनोखी बात तो ये है, सीधी तस्वीरें आप इस वक्त मुंबई से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने मुंबई में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। CSMT सोलापुर वंदे भारत को पहले हरी झंडी दिखाई, उसके बाद शिरडी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। और इसके साथ ही अब मुंबई से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या भी बढ़ गई है, पहुंचेगी और वहां से वापस आएगी। ये बहुत ही अनोखा 3 ट्रेनें अब वंदे भारत की मुंबई से चलेंगी और देश में कुल वंदे भारत ट्रेनों की तादाद बढ़कर 10 हो जाएगी। इस खास मौके पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, वो नजर आ रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन भी यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले विकास पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा अविस्मरणीय अवसर पर अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें उपकृत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रेल्वेच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती होते। देशाला आज 9वी आणि 10वी वंदे भारत ट्रेन समर्पित करताना मला अत्यंत आनंद होतो आहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, महाराष्ट्र के मंत्रीगण, सभी सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज का दिन भारतीय रेल के लिए, विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा है। आज पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है। ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगी। इससे कॉलेज आने जाने वाले, ऑफिस और बिजनेस के लिए आने जाने वाले, किसानों और श्रद्धालुओं सभी को
सुविधा होगी। ये महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करना हो, नासिक स्थित रामकुंड जाना हो, त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी क्षेत्र का दर्शन करना हो, नई वंदे भारत ट्रेन, ये सब बहुत आसान होने वाला है। इसी प्रकार मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन से पंढरपुर के विठ्ठल रखुमाई, सोलापुर के सिद्धेश्वर मंदिर, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ या फिर आई तुलजा भवानी के दर्शन अब सबके लिए और सुलभ हो जाएंगे। और मुझे पता है कि जब वंदे भारत ट्रेन सह्याद्री घाट से गुजरे थी तो लोगों को प्राकृतिक सुंदरता का कितना दिव्य अनुभव होने वाला है। मैं मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को इन नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक होते हुए भारत की बहुत ही शानदार तस्वीर है। ये भारत की स्पीड, भारत के स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से देश वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहा है। अभी तक 10 ऐसी ट्रेनें देश भर में चलनी शुरू हो चुकी है। आज देश के 17 राज्यों के 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे याद है एक जमाना था जब सांसद चिट्ठी लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में स्टेशन पर ट्रेन को रुकने का कोई प्रबंध कीजिए, 1-2 मिनट का स्टॉपेज दे दीजिए। अब देश भर के सांसद जब भी मिलते हैं तो यही दबाव डालते, यही मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत ट्रेन चला दीजिए। ये क्रेज है आज वंदे भारत ट्रेनों का। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुंबई के लोगों का जीवन आसान बनाने वाले प्रोजेक्ट भी यहां शुरू हुए। आज जिस एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है वो मुंबई में ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी की जरूरत को पूरा करेगा। मुंबई के लोगों को बहुत दिन से इसका इंतजार था। इस कॉरिडोर से हर रोज 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजर पाएगी और लोगों का समय भी बचेगा। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्बन इलाकों की कनेक्टिविटी इसके कारण बेहतर हो गई है। कुरार अंडरपास भी अपने आप में बहुत अहम है। मैं मुंबईकरों को इन परियोजनाओं के पूरा होने पर विशेष बधाई दूंगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को बहुत तेजी से अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारना ही होगा। जितनी तेजी से हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधुनिक बनेगा, उतना ही देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुखद सुधार होगा। इसी सोच के साथ आज देश में आधुनिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो देश का बजट आया उसमें भी इसी भावना को सशक्त किया गया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने
उसकी भरपूर तारीफ भी की। भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए हैं। ये 9 साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसमें भी रेलवे का हिस्सा लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। महाराष्ट्र के लिए भी रेल बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन सरकार के डबल प्रयासों से महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी और तेजी से आधुनिक बनेगी। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया गया हर रुपया नए रोजगार की संभावनाएं बनाता है। इस पे जो सीमेंट लगता है, बालू लगता है, लोहा लगता है, निर्माण में मशीनें लगती हैं, इनसे जुड़ी हर इंडस्ट्री को बल मिलता है। इससे बिजनेस करने वाले मिडिल क्लास को भी लाभ होता है, गरीब को रोजगार मिलता है। इससे इंजीनियरों को रोजगार मिलता है, श्रमिकों को रोजगार मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तब भी सबकी कमाई होती है, और जब तैयार होता है तो वो नए उद्योगों, नए बिजनेस के रास्ते खोलता है। भाइयों और बहनों, इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को कैसे मजबूती दी गई है, इस बारे में मैं मुंबई के लोगों को विशेष तौर पर बताना चाहता हूं। चाहे सैलरीड क्लास हो या व्यापार कारोबार से कमाने वाला मध्यम वर्ग, दोनों को इस बजट ने खुश किया है। आप देखिए, 2014 से पहले तक क्या हाल था। जो भी व्यक्ति साल में 2 लाख रुपए ज्यादा कमाता था, उस पर टैक्स लग जाता था। भाजपा सरकार ने पहले 5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट दी, और इस बजट में इसे 7 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। आज जिस कमाई पर मिडिल क्लास परिवार का टैक्स 0 है, उस पर यूपीए सरकार 20% टैक्स लेती थी। अब ये युवा साथी जिनकी नई नई नौकरी लगी है, जिनकी मासिक आय 60-65 हजार रुपए तक की है, वे अब ज्यादा निवेश कर पाएंगे। गरीब और मध्यम वर्ग के हित में काम करने वाली सरकार ऐसे ही निर्णय लेती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि सबका विकास से सबका प्रयास की भावना को सशक्त करने वाला ये बजट हर परिवार को ताकत देगा। हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अधिक प्रोत्साहित करेगा। फिर एक बार मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र को बजट और नई ट्रेनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप मुंबई से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने मुंबई से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। मुंबई से शिरडी को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन और मुंबई से शोलापुर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत अब होगी। और आज का दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंबई के लिए एक बड़ा दिन है। ये ट्रेनें आर्थिक सेंटर और आस्था के केंद्रों से इन ट्रेनों को के जरिए जोड़ेगी और महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को इससे बढ़ावा मिलेगा। शिरडी में जहां एक तरफ साईं के दर्शन कर पाएंगे लोग, और साथ ही नासिक में रामकुंड, त्र्यंबकेश्वर जाना इसके जरिए संभव होगा। सब कुछ आसान होगा ये वंदे भारत ट्रेन के जरिए। साथ ही मुंबई सोलापुर से यहां पर पंढरपुर हो, चाहे सिद्धेश्वर मंदिर हो, तमाम तीर्थ स्थलों को ये जोड़ेगी। और प्राकृतिक सुंदरता का भी उन्होंने जिक्र किया, इसके जरिए देख पाएंगे 17 राज्यों 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से यहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। और देश में आधुनिक ट्रेन और मेट्रो का विस्तार हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस तेज कनेक्टिविटी
प्रदान करेगा। तो अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी यहां पर प्रधानमंत्री ने दिखाई। मुंबई से शिरडी को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन, साथ ही मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत यहां पर की गई। और वंदे भारत ट्रेन में ही मौजूद है हमारे सहयोगी सुनील सिंह, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार मुंबई से सोलापुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और ये देखिए वंदे भारत जो कि मुंबई से सोलापुर जा रही है वो यहाँ पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे हरी झंडी दिखाया है। और ये मुंबई में आज बड़ी 2 शुरुआत हो रही है। पहली मुंबई से सोलापुर वंदे भारत ट्रेन और दूसरी मुंबई से शिरडी वंदे भारत ट्रेन, जिसमें फिलहाल मैं अभी बैठा हूं। लेकिन ये जो ट्रेन है ये सोलापुर जाएगी। वहां पर सिद्धेश्वर, अक्कलकोट, पंढरपुर जैसे बड़े तीर्थ स्थान है, वहां पर लोग जा सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जो होगी वो सोलापुर, चूंकि टेक्सटाइल हब के तौर पे जाना जाता है, तो शुरुआत जो होगी वो सुबह जो चलेगी ये ट्रेन वंदे भारत, वो सोलापुर से चलेगी 6 बजे के करीब और यहाँ पर दोपहर में 12 के करीब पहुंचेगी। दिन भर यहाँ पर जो भी व्यापारी है, कारोबारी है टेक्सटाइल का, यहाँ मुंबई में आके काम कर सकते हैं। और शाम को फिर ये ट्रेन सोलापुर के लिए रवाना होगी और वो अपने शहर में जा सकते हैं। ये व्यवस्था है। और सुंदर सुविधाओं से सज्ज अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन की आज सौगात जो है मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और ये देखिए वंदे भारत ट्रेन जा रही है। इसकी खासियत है कि ये सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, यानी कि इसमें कोई इंजन अलग से नहीं होता है। इसके कोच में ही अलग से मोटर लगे रहते हैं जो कि गाड़ी को गति देते हैं। और बड़ी बात है कि रास्ते में जो घाट पड़ेगा पुणे के पास, उसमें इसमें डबल इंजन नहीं लगाना होगा, यानी दूसरा अलग से इंजन नहीं लगाना होगा, बल्कि ये ट्रेन अपने आप ही उस घाट को चढ़ जाएगी और बड़ी रफ्तार से चलते हुए तक सोलापुर पहुंचा देगी। और उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे का समय का बचत होगा और साथ ही सुंदर ऐसी लग्जरी सुविधाएं मिलेगी जिसमें आराम से बैठकर लोग लुत्फ लेते हुए पूरे सफर का और इस तरह की बड़ी खिड़कियों से देखते हुए मुंबई से सोलापुर की यात्रा कर पाएंगे। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपना आखिरी बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने लोगों के लिए खजाना खोल दिया। इसमें चिरंजीवी बीमा योजना में 10 लाख से बढ़कर 25 लाख का इंश्योरेंस की बात उन्होंने की। साथ ही दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई। अब 50 की बजाय 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। युवा कोष के लिए 500 करोड़ रुपए का यहां पर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। 20,000 की बजाय 30,000 छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी मिलेगी। इसके अलावा सभी भर्ती परीक्षाएं अब निःशुल्क होंगी। 100 मेगा रोजगार मेले लगाए जाएंगे और सिलाई मशीन के लिए महिलाओं को 5-5 हजार दिए जाएंगे। इसके अलावा बुजुर्गों को पेंशन की भी यहां पर बात की, जो कि 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए का ऐलान किया है। कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए, उन अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर नौकरी का वादा यहां पर इस बजट में किया गया है। साथ ही ब्लॉक स्तर पर सावित्रीबाई फूले डिजिटल लाइब्रेरी, शोधकर्ताओं को 30,000 रुपए मुफ्त, हर जिले में विवेकानंद युवा छात्रावास, छात्र और छात्राओं को 75 किलोमीटर की मुफ्त बस यात्रा, ये तमाम बातें इस बजट में उसका ऐलान किया गया है। और विश्वकर्मा रोजगार योजना पर 5,000 रुपए का अनुदान। इसके अलावा विश्वकर्मा योजना का 1 लाख युवाओं को लाभ होगा, मुख्यमंत्री ने यहां बताया। पेपर लीक राजस्थान में एक समस्या थी, उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष टास्क फोर्स का गठन होगा। पेट्रोल और डीजल पर वैट जारी होगा। इसके अलावा सिलाई मशीन के लिए महिलाओं को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। कोटा, उदयपुर में नए ऑडिटोरियम खुलेंगे। जयपुर में एविएशन सेंटर होगा। साथ ही 3 जिलों में सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे। तो एक पूरा का पूरा पिटारा राजस्थान की जनता के लिए मुख्यमंत्री ने यहां पर खोल दिया। हमने युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्किल एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेतु कई कदम उठाए हैं। अब मैं युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन युवा नीति लाना प्रस्तावित करता हूं तथा इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाना प्रस्तावित है।
युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम सतत रूप से प्रयासरत हैं, किंतु कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक होने की घटनाएं घटित हो जाती। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के भुगतान कर अनुप्रजाय अधिनियम 222 लाया गया तथा इस अधिनियम के अंतर्गत संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध त्वरित कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अब मैं एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स STF गठित करने की घोषणा करता हूं। परीक्षा में बैठने वाले और चयनित उम्मीदवारों के साथ साथ विभागों की योजनाओं में भी आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीकों को काम में लिया जाएगा। सदन के माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश के युवाओं द्वारा विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार ये निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद अप्लाई करने पर राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को मैं निःशुल्क करने की घोषणा करता हूं। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष आयोजित रोजगार मेलों में से लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आगामी वर्ष 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के प्रमुख कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। विद्यार्थियों प्रोफेशनल कोर्सेज एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने के उद्देश्य से हमारे द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री अनुपत्ति कोचिंग योजना की आशातीत सफलता को देखते हुए इस योजना के अंतर्गत 15 इस वक्त अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। तो इश्यू बड़ा बनता है 0.1%। वो जो बोल रहे थे कि लीक हो गया, लीक क्या हो गया? अगर मैं पढ़ रहा था और एक पेज मान लो दूसरा लगा तो मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बजट बनाता है जो वो तो बेचते मेरे पास में, उनको ध्यान में आ गया मान लो और उन्होंने इशारा करा दिया और वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर बजट कोई और किसी के हाथ में लग जाए चाहे वो कर्मचारी भी क्यों नहीं हो। आपको याद हो एक बार बजट लीक हो गया था तो सबको मालूम है क्या हुआ। बजट लीक ऐसे होता है क्या? बजट एक सेंसिटिविटी होती है। अगर मान लीजिए वो भी नहीं होना चाहिए था, मान लीजिए खुदा ने कहा देते रात 7 दिन रात भर वहीं रहते हैं अंदर, बाहर निकलते ही नहीं हैं और बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। उसमें मान लीजिए कोई पेज आ गया गलती से, वो ठीक कर लिया, मैंने खुद ने सॉरी फिर उस पर निकल लेना। जैसे मैं मेरी स्पीड रोकी मैंने सॉरी, वो बात मैंने रिपीट किया तो फिर ये अंधा हुआ जूत क्या थी। मैंने तो जैसे ही रोका मैं पढ़ते हुए स्पीच को उस पर मैं सॉरी, मतलब क्योंकि बजट पड़ रहा है और रोकना पड़ रहा है तो उसको लेके बात का बतंगड़ बनाया गया बिना मतलब। और इनकी दिल्ली में जो है बीजेपी वाले वो मैंने सुना वही लग गए पैर से बात करने के लिए, इनके हाईकमांड वाले लोग। ये तो इनकी स्थिति है क्योंकि मालूम था कि बजट शानदार आएगा। पूरे राजस्थान इनका जो हल्ला करने का जो मकसद मैं बताऊं क्यों है, मकसद सिर्फ ये था इस बार बजट का प्रस्ताव जो आने वाले थे उसका प्रचार बहुत हो गया राजस्थान, तो उससे तो बात हो गई। एक तो लोग उम्मीद भी बंदी पता नहीं क्या आएगा और एक जिज्ञासा बढ़ गई। तो आज गांव लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने व्यवस्था करी बजट को सब सुने, यूनिवर्सिटी के अंदर सुने, कॉलेज में सुने, गांव में सुने, लोग सब बैठे हुए थे। इनको मालूम था वो बैठे हुए हैं, उन तक मैसेज नहीं जाए। हमने तो इसलिए बैठाया कि जो हम लोग बोलेंगे और गांव वाले खुद सीधा सुनेंगे, आम जनता सुनेगी, तो आगे जो टाइम लगता है 6 महीने का पहुंचाने का बजट की घोषणाओं को गांव पहुंचाओ, घर पहुंचाओ, विज्ञापन दो, सब कराएं। उसकी बजाय आप पहले दिन से मालूम पड़ता है कि भाई हमारे लिए योजना घोषणा हुई है, तो जनहित के अंदर हमने व्यवस्था कराई। उनको मतलब ये सहन नहीं हुआ कि ये पूरा राजस्थान एक साथ सुन रहा, लाखों लोग सुन रहे एक साथ में, वो कैसे बर्दाश्त करते हैं। उसको उन्होंने अनडन करने के लिए वो डिस्टर्ब हो जाए, देखो मतलब बदल की हो गया, ये उन्होंने जानबूझ करके बात करी।
कोई दम नहीं था। तो यहाँ आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं। दरअसल आज यहाँ विधानसभा में जब वो बजट पेश कर रहे थे, विपक्ष ने हंगामा किया था और उन्होंने इस बात पे सफाई भी दी है कि हंगामा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बजट लीक जैसा कुछ नहीं हुआ था। एक पेपर आ गया था, गलती से पेज आ गया था, जिसके जो बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने कहा इसके लिए मैंने बाकायदा सॉरी भी कह दिया था। सफाई दे रहे थे यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसको लेकर आज हमने देखा बजट पेश करने से पहले सदन में यहाँ पर विधानसभा में किस तरह से हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया था। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की कार्यवाही के दौरान उनके भाषण के कुछ हिस्सों को हटाने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मेरे 5 दशक के राजनीतिक जीवन में मेरे किसी भाषण को इतना ज्यादा एक्सपंज नहीं किया गया, यानी उन शब्दों को हटाया नहीं गया। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया गया है वो असंसदीय नहीं थे। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भाषण को भी 18 जगह पर एक्सपंज किया गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हों चाहे उससे पहले राहुल गांधी कह रहे हैं कि आखिर क्यों उनके शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे तो बाकायदा उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं वाजपेयी साहब ने नरसिम्हा राव के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था सदन के रिकॉर्ड में है, वही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। तो ऐसे में उन्हें असंसदीय क्यों कहा जा रहा है और क्यों हटा दिया गया, कई सवाल उठा रहे हैं वो। देखिए, निश्चित तौर पर जया, और अब जो पूरी राजनीति है, हाल का जो घटनाक्रम रहा है, जो गतिरोध है संसद में, वो अब इस बात पर आकर रुकी हुई है कि जिस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों को जो एक्सपंज किया गया है, जैसा आपने भी कहा, राहुल गांधी के भाषण को 18 जगह पर एक्सपंज किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में 6 पॉइंट थे जिनको हटाया गया है। और आज जो उन्होंने ब्रीफिंग की है उसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उन सभी 6 पॉइंट का जिक्र किया है और कहा है कि इनको किसी भी तरह से असंसदीय या मैंने किसी पर गलत आरोप लगाए हों बिना तथ्य के, ऐसा नहीं है। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैंने किया था, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भी संसद में नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उनके खिलाफ उन शब्दों का इस्तेमाल किया था और वो शब्द आज भी पार्लियामेंट की रिकॉर्ड्स में शामिल हैं। और वो बार बार ये सवाल उठाते रहे कि पहले सरकार कई दिन तक इन मुद्दों को, जिन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहता है, जो शेयर मार्केट से जुड़े जो मुद्दे हैं, जिस तरह से गिरावट आई है कुछ कंपनियों की मार्केट वैल्यू में, उस मुद्दे को लगातार हम उठाने की कोशिश करते रहे। पहले सरकार ने उस पर चर्चा करने के लिए कभी रजामंदी जाहिर नहीं की, हमें उन मुद्दों को उठाने नहीं दिया गया। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जब राहुल गांधी ने लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में उन मुद्दों को उठाया, तो उसमें से कई ऐसे अहम पोर्शन थे जिसमें उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, उनको रिकॉर्ड से हटाया गया और इस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है और अपनी मांगों को एक बार फिर से दोहराया है कि जिस तरह से शेयर मार्केट का घटनाक्रम रहा है उसकी जांच हाई लेवल होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो राजनीति है इस पूरे सत्र के दौरान हमने देखा है जया, वो अब उस बात पर आकर टिक गई है कि जो भाषण में जिस तरह से उनके बयानों को हटाया गया है उससे विपक्ष नाराज है। और बजट पर जो चर्चा अभी शुरू होगी 5 बजे राज्यसभा में, मुझे लगता है एक बार फिर हमें गतिरोध राज्यसभा में दिखाई देगा। तो 5 बजे ये कार्यवाही शुरू होगी राज्यसभा में, हो सकता है उस दौरान भी ये हंगामा हो, क्योंकि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जिन शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया उसमें असंसदीय कुछ भी नहीं था, क्यों उन्हें एक्सपंज कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की, जहां पर पत्रकार शशिकांत वारिशे की दिन दहाड़े हत्या ने राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके खिलाफ मुंबई के पत्रकार आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई प्रेस क्लब ने एक बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए सभी पहलुओं की जांच की मांग की है। साथ ही मुंबई मराठी पत्रकार संघ ने वारदात की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में पहले पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन अब हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में आज कई सारे पत्रकार जो हैं वो इसी तरह से काले बैचेस लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई में, मंत्रालय के ठीक बगल में मौजूद महात्मा गांधी गार्डन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी के पुतले के नीचे जो बैठे हुए हैं ये सभी पत्रकार बैठे हुए हैं
अलग अलग पत्रकार हैं, ये टीवी के हैं, ये प्रिंट के हैं, डिजिटल के हैं, मांग एक ही है। जिस तरह से हमने पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं, लगातार रिपोर्टिंग भी हो रही है, रत्नागिरी में जिस तरह से पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। शशिकांत वारिशिया नामक ये पत्रकार हैं जो महानगरी टाइम्स में वहां पर काम करते थे। जिस तरह से दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई, उसके विरोध में यहाँ पर काले बैजेस लगाकर पत्रकार जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अलग अलग तरह की मांग यहाँ पर की जा रही है। आमतौर पर कैमरे के पीछे या फिर अखबारों में आप इन पत्रकारों को देखते हैं, लेकिन आज मांग ये है कि जिस तरह से शशिकांत वारिशी का जो हत्या की गई, उस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसे चलाया जाए। इसके साथ मांग ये भी है कि मकोका लगाया जाना चाहिए आरोपियों पर, और साथ ही साथ जो पंढरीनाथ आंबेडकर है उसके ऊपर मकोका लगाया जाए, और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसे अपॉइंट किया जाए, और शशिकांत वारिशी के परिवार वालों को 50 लाख का मुआवजा देने की भी मांग यहाँ पर की गई है। तो आप देखें कि बड़े पैमाने पर जितने पत्रकार हैं वो यहाँ पर काले बैजेस लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार पत्रकारों को लेकर हमले बढ़े हैं, उन्हें लेकर जिस तरह के बयानबाजी न केवल लोग बल्कि नेताओं की ओर से भी किया जाता है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन देखने मिल रहा है। सर, आप लोग सभी लोग हम सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और केवल मुंबई नहीं, कहां पर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं? ये पूरे राज्य भर में ये प्रदर्शन हो रहा है, तहसील पर, जिलाधिकारी कार्यालय पर, राज्य भर के सारे पत्रकारों के बीच में काफी रोष है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि इसमें जो शशिकांत वारसे है उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो आरोपी है अम्बेडकर, उसके खिलाफ मकोका की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसके ऊपर पुराने मामले भी दर्ज हैं। और जिस तरीके से ये हत्या हुई है, 302 का मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन मकोका के तहत भी मामला दर्ज किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत विशेष सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो पत्रकार हैं ये हमेशा अपनी जान तो रिस्क लेके काम करते हैं। आप कहीं भी जाइए, आप एक जब खबर बनाते हो, स्पेशली टीवी चैनल वाले हो या प्रिंट मीडिया के लोग हो, ये जहाँ भी जाते हैं इन पे कब कहाँ हमला हो जाए ये हम नहीं कह सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऐसा एक कठोर कायदा हो कि पत्रकारों को एक सुरक्षा कवच मिले, जिसके चलते जो ऐसे प्लानिंग भी कर रहे हैं कि इन पे हाथ उठाया जाए, इन्हें कोई डैमेज किया जाए, तो पहले 10 बार सोचे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं अपना ही नुकसान करते हैं। और ये आज जो ये हत्या हुई है ये पत्रकार की हत्या नहीं है, ये हत्या पत्रकारिता की है। क्योंकि पेट्रोल पंप पे वो व्यक्ति पहले से खड़ा था और जैसी सेटिंग से वो गाड़ी आई उसने आगे ठोक दिया उसको और घसीटते हुए लेके गया है। और वहाँ पे तो कैमरा सब बंद क्यों है? इसीलिए हम मांग भी कर रहे हैं कि इसकी एक स्पेशल टीम बनाया जाए, उसे जांच करे और एक आईजी और अधिकारी हो जिसे मॉनिटर करे। बिल्कुल, तो अलग अलग तरीके से हमने सुने क्या क्या मांग है, लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा समय यहाँ पर चल रहा है जहाँ पर लोग न केवल सोच रहे हैं कि पत्रकारों पर हमला किया जा सकता है, वाकई हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो पत्रकार हैं वो मारे भी गए हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत ही कैसे आ रही है? क्या सिस्टम इतना कमजोर है कि ये लोग इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं कि पत्रकारों की हत्या दिन दहाड़े की जाती है? और उसी के विरोध में यहाँ पर आप देखें कि जो पत्रकार हैं वो काले बैजेस लगाकर विरोध कर रहे हैं। कई मांग है और सबसे बड़ी मांग यही है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उसके खिलाफ मकोका लगाया जाए, परिवार वालों को 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए, और बड़े पैमाने पर इस पूरे जो मामले की जो एक एसआईटी जांच भी करे जाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सुहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन केंद्र के पहले लॉन्च पैड से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV-D2 के दूसरे संस्करण को आज लॉन्च किया। इसरो ने आज सुबह ठीक 9:18 पर इसे लॉन्च किया। इसरो के लक्ष्य के मुताबिक SSLV-D2 अपनी उड़ान के कुछ ही देर बाद 3 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित वो कर दिया उसने, और इन तीनों सैटेलाइट्स में इसरो की EOS-07 अमेरिका का Janus 1 और चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स का आजादी सैट-2 शामिल है। आपको बता दें कि पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलो तक प्रक्षेपण करने वाला ये कम लागत का SSLV-D2 है। इसकी 34 मीटर लंबाई है और इसका व्यास 2 मीटर है। ये 120 टन वजन की क्षमता रखता है और इसको आज लॉन्च किया गया है। रॉकेट में 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज हैं, वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल भी है।
इसके अलावा इस मिशन को आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसका पहला परीक्षण हुआ था एसएसएलवी का पिछले साल 9 अगस्त को, वो आंशिक रूप से विफल हुआ था।